A peaceful good evening to all of you. This is Pasco Mummer and I am welcoming you again in the 10-minute talk series by me. This is the talk number 12 and today's topic is construction under the shade of destruction यानी कि विनाश की छाया में निर्माण। ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको मैं शुरू करूँगा जून 2013 में आई हुई एक आपदा जो कि केदारनाथ से संबंधित है। आप सब जानते हैं बादल फटने के कारण कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। एक झील का जिसमें पानी रुका हुआ था, बादल फटने के बाद उसका स्तर इतना बढ़ा कि वो सारा पानी नीचे आ गया और उस तेज प्रवाह वाले पानी के साथ ही सारे निर्माण कार्य जो हुए थे वहाँ पर यानी कि होटल, धर्मशाला, दुकानें, घर सब बिल्कुल बह गए और रह गया तो उस शिव का दरबार जो जैसा था वो वैसा ही बना। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम कि भौगोलिक स्थितियों के आधार पर निर्माण कार्य को अंजाम नहीं देते हैं या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ पर झेलने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं और निर्माण कार्य अगर बहुत ज़्यादा हम कर देते हैं तो ऐसे अक्सर हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें जान का भी नुकसान होता है, माल का भी नुकसान होता है, प्रकृति तो नुकसान सही रही है। हर साल लैंडस्लाइड की जाने कितनी घटनाएं होती हैं, जाने कितने आप निर्माण के बारे में सुनते हैं कि होटल, घर, मकान, दुकानें कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के साथ खत्म हो जाती हैं। कारण क्या है कि भौगोलिक स्थितियों के आधार पर जिस निर्माण कार्य को जिस तरह से हमें करना चाहिए था हमने उस तरह से नहीं किया और यहाँ पर कमी आती है। प्राचीन समय में जो हमारा अध्ययन था इस प्रकृति और इस भूगोल के लिए वो कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं देते हैं। जो मैदानी तरीकों से हम निर्माण कार्य करते हैं अधिकतर केसों में ऐसा देखा जाता है कि उसी तरह से निर्माण हम पहाड़ों पर भी करने लगते हैं, उसी तरह से निर्माण हम नदियों के किनारे भी करने लगते हैं जिसका बहुत सारा नुकसान हमेशा से हम उठाते आए हैं। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान से वो चीज़ जुड़ी होती है तो हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, लेकिन प्रकृति को जो नुकसान होता है उसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं पाते हैं। आपको एक केस समझना चाहिए जो कि जापान का है। हम जानते हैं हर साल जाने कितने ही झटके भूकंप के आते हैं, जाने कितनी बार जापान में सुनामी आई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थितियों को समझा है बहुत बेहतर तरीके से। और निर्माण कार्य का जब मैं जापान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करता हूँ तो पाता हूँ कि समुद्री क्षेत्रों में जो निर्माण का कार्य बिल्कुल अलग तरह का होता है। फिर उनका जो प्राचीन शहर यानी क्योटो जैसे शहर है वहाँ पर निर्माण का कार्य बिल्कुल अलग तरह का है, जैसे पैगोडा शैली भी हम लोग कहते हैं, वो उस तरह का देखने को मिलता है। यानी जियोग्राफिकली जो निर्माण का तरीका है वो आपको जगह जगह के अनुसार बदलता हुआ दिख रहा है, जबकि देश का भौगोलिक आकार बहुत कम है। जब हम बात करते हैं अपने देश भारत की जिसका भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, हम उसका अध्ययन करने जाते हैं तो हम उस अध्ययन के दौरान पाते हैं कि जो नियम कायदे कानून सरकार ने भी तय करे हैं उसके बावजूद जो निर्माण कार्य 70% से ज़्यादा निर्माण कार्य ऐसे होते हैं जो उनको वायलेट करते हैं, लेकिन वो बने रहते हैं और बहुत बड़ी आपदा को हर समय निमंत्रण देते रहते हैं। हम कितने ही बार न्यूज़ चैनलों में दिल्ली का जिक्र सुनते हैं कि अगर दिल्ली में कभी भी रिक्टर स्केल 7 या उससे ज़्यादा का भूकंप आएगा तो शायद हमारे पास वहाँ पर लाशें ढूंढने में शायद सालों का वक्त लग सकता है, जिस तरह से कंजेस्टेड दिल्ली का एक तरीके से क्षेत्र छुपा नहीं। हम पिछले दिनों का अगर हम बात करें तो दिल्ली में 4 से 5 बार भूकंप आया है जिसकी हर बार तीव्रता रिक्टर स्केल 4 से नीचे रही है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए कि अगर इसकी जो फ्रिक्वेंसी ऐसी रहे और रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है उसका मान अगर बढ़ जाए तो आप कितने बड़े खतरे को नहीं समझ पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि हम सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद उस पर काम करने के लिए शायद हमारे पास समय नहीं है या हम उसको उतना महत्व नहीं दे रहे। हम किसी त्रासदी में फंसते हैं तब हम उस विषय में सोचना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए जब मैं सुनता हूँ टीवी पर कि हमारा देश पीपीई किट ना के बराबर बनाया करता था और हमेशा पीपीई किट बाहर से आती थी, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के बाद से प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा पीपीई किट बन रही है। लेकिन प्रश्न इस बात का है क्यों? ये हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा था जबकि ज़रूरत है, जबकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर सुनते हैं कि हज़ारों लोगों के ऊपर एक डॉक्टर बैठा उनके इलाज के लिए। फिर क्यों नहीं था?
जब हम बहुत बड़ी आपदा और बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे तब हमने उस पर काम करना शुरू करा कि हम मास्क भी बनवाने लगे, हम पीपीई किट बनवाने लगे, हमारा ध्यान वेंटिलेटर पे जाने लगा। और मैं जब पूरा अध्ययन ठीक से करता हूँ तो मैं पाता हूँ सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर ना होने की वजह से जाने कितनी ही मौतें हुई होंगी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह और प्रति वर्ष। लेकिन आज हम बहुत बड़ी आपदा के बाद जब दुनिया में उसका एक बहुत विकराल स्वरूप देखने को मिल रहा है, तब हम आज जागरूक हुए हैं और हम फिर बात करने लगते हैं कि हमको ऐसी भी चीज़ों को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अब हम बनाएंगे और हम बात करेंगे, अब हम आत्मनिर्भरता अपने अंदर लाएंगे। आज फिर से मैं उस चेतावनी की ओर आपको लेके जाना चाहूँगा जो समय समय पर पर्यावरणविद, बड़े बड़े वैज्ञानिक देते रहे हैं, लेकिन हमेशा से उस पर जो विचार विमर्श है वो नगण्य रहा है। हम कंस्ट्रक्शन, देश के कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि वो जो है प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है, उसके बावजूद हम उसमें बदलाव नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमें एक इंतजार है बहुत बड़ी घटना का, जिस घटना के आधार पर हम उस पर शायद पुनः काम करना शुरू करेंगे। लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा होता है कि कब करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप जैसे चीज़ों का हम एक अनुमान पहले से नहीं लगा सकते हैं, बिना किसी चेतावनी के आती हैं और एक झटके में सब कुछ तबाह करके चले जाते हैं। हमें भी अपने प्राचीन एक तरीके से किताबों का अध्ययन करना चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और वो सारी शैली जिनका हम जिक्र करते हैं, वो हड़प्पा की हो या वो मोहनजोदड़ो की हो या वो किसी और की सभ्यता की बात करते हैं, मानव सभ्यता की बात करते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ा, उस पर शोध करा, यानी कितनी पीएचडी की डिग्री भी बांटी है, लेकिन उसके आधार पे क्या हम काम कर रहे हैं? क्या हमारी अपनी एक जियोग्राफी, आज भी जब हम हिमाचल या शिमला, हिमाचल या फिर सिक्किम या फिर उत्तराखंड या फिर लद्दाख की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ पर जाने कितने ही नए कंस्ट्रक्शन के बीच में वो पुराने कंस्ट्रक्शन भी दिखते हैं जो पैगोडा शैली के आधार पे या उनके अपने एक तरीके से स्पिरिचुअल और रिचुअल या प्रकृति के आधार पे लोगों ने जो पहले से बना के रखा था उसी के आधार पे आज भी घर बने होते हैं और वो सेफ है। और बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है वो केदारनाथ मंदिर। उस केदारनाथ मंदिर को आप विचार करिए कि कितने वैज्ञानिकता के आधार पे बनाया गया था कि इतनी बड़ी झील का टूटना, उसका पानी नीचे आना, उसके बावजूद वो पानी केदारनाथ मंदिर को टच से मस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी जमीन थी उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले के समय में बहुत एक तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन के बाद उसका निर्माण किया गया होगा। ऐसे बहुत सारे आपको जगहों पर जाएंगे तो आपको मॉनेस्ट्रीज जाने कितनी मिलेंगी देखने को। आप अगर मूव करेंगे, कोस्टल एरियाज में मूव करेंगे तो आज भी कुछ पुराने तरह के घर बने हुए होते हैं, उनका स्वरूप आज भी वही है, उसमें थोड़ा सा जो है रिनोवेशन का वर्क किया गया, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है। और आप जाने कितने प्रयोगों करने की ज़रूरत है, प्रयोगों करके देखिए। अगर हम छोटी मोटी एक रिहर्सल के तौर पे अगर या मॉक के तौर पे हम लोग जो है एक छोटी सी प्राकृतिक आपदा को डिजाइन करें, और हमें अध्ययन करना चाहिए कि हमारे बनाए हुए वर्तमान में जो निर्माण है या पहले से जिनका पुस्तकों में जिक्र है, जो पहले से वहाँ पर स्थित है चीज़ें, उन दोनों का उन प्राकृतिक आपदाओं पर क्या असर है, और उसके आधार पर तय करना चाहिए कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। और मुझे लगता है इसमें प्राचीन ग्रंथों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस विषय का चुनाव करा कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं हम, डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर कंस्ट्रक्शन को लेके जा रहे हैं। और आबादी बढ़ने के साथ ये शायद आने वाले समय में इसको ऑब्जर्व करना आपके लिए और कठिन हो जाएगा अगर आपने अभी से उस प्राकृतिक, उस भौगोलिक स्थितियों के आधार पर कंस्ट्रक्शन पर कुछ नियम, कायदे, कानून या वैज्ञानिकता से लोगों का परिचय नहीं कराया, तो फिर आप आने वाले समय में समझिए कितनी समस्या। जापान के अलावा अगर चाइना की भी हम बात करते हैं तो चाइना की बीजिंग, शंघाई जैसे, वुहान जैसे शहर में आप कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके भी गांवों की तरफ मूव करेंगे, पहाड़ों की तरफ मूव करेंगे, तो आपको कंस्ट्रक्शन उसको वहाँ के तरह मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, हम कितनी भी बुराई करेंगे, कुछ भी करेंगे, उन्होंने भी बड़ा बहुत अध्ययन
अपने पुराने समय में होने वाले निर्माण कार्यों के अध्ययन के बाद वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के आधार पर ही अध्ययन किया। तो हमें भी दुबई जैसा नहीं बनना है, हम सबको मुंबई जैसा नहीं बनना है, हम जैसे हैं